प्रादेशिक नियोजन एवं विकास के पेपर के अंतर्गत आज हम भारत में प्रादेशिक विकास की समस्याएं और भविष्य की संभावनाओं की चर्चा करेंगे। पिछले करीब 70-75 वर्ष की आज़ादी और नियोजित प्रयासों के काल के फलस्वरूप भारत में कृषि उद्योग एवं जीवन के विभिन्न पक्षों में आर्थिक अवसंरचनात्मक विभिन्न पक्षों के में काफ़ी विकास हुआ है, काफ़ी परिवर्तन हुआ है। सेवाओं के क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर कृषि यानी प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों का सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कम हुआ है और उद्योग या विशेषकर तृतीयक आर्थिक गतिविधियों का योगदान बढ़ा है। इन सब के बावजूद ये तो औसत स्थिति है पूरे देश की, लेकिन देश के विभिन्न भागों में समान प्रादेशिक विकास की संभावनाएं इन सब के बावजूद नहीं हुई है। इस समान प्रादेशिक विकास के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाई है। भारत में प्रादेशिक विकास की जो समस्याएं हैं वो देश में स्वतंत्रता के साथ विरासत में मिली आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए जो प्रयास किए गए उनके लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। प्रथम 3 योजनाओं में केंद्र में बनने वाली योजनाएं यानी कि टॉप डाउन अप्रोच भारत में ज़्यादातर रहा है। केंद्र में बनी योजनाएं सारे देश पर आरोपित की जाती हैं। उन योजना एवं विकास की पद्धति को अपनाए जाने से प्रादेशिक विषमताओं का स्तर अगले 3-4 साल में और बढ़ गया। तीसरी योजना में तो संतुलित प्रादेशिक विकास के लक्ष्य के प्रति चिंता दिखाई गई और संतुलित प्रादेशिक विकास हेतु एक पूरा अध्याय जोड़ा गया। यहाँ तक कहा गया कि आर्थिक विकास का लक्ष्य आर्थिक गतिविधियों के दूर दूर तक प्रसार द्वारा प्राप्त किया जाएगा, यानी कि देश के सभी भागों में आर्थिक गतिविधियों का पहुँचना ये लक्ष्य रखा गया। प्रथम 3 योजनाओं के प्रभावों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि विकास के स्तरों में विषमताएं आर्थिक विकास की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। जहाँ भी आर्थिक गतिविधि विकसित होती हैं वो श्रेष्ठ अवस्थितियाँ होती हैं, यानी कि जहाँ है ना अधिकतम लाभ मिले या बचत सबसे ज़्यादा हो, तो ऐसी स्थितियों में उद्योग और अन्य आर्थिक गतिविधियाँ जाती हैं। लेकिन देश के सभी प्रदेशों में आर्थिक गतिविधियों का केंद्रण करना अपने आप में मुश्किल होता है। पर निजी क्षेत्र के ऊपर छोड़ दिया जाए तो वो ये उसका आर्थिक गतिविधियों का प्रसार समान रूप से पूरे देश में नहीं हो पाता है। इसलिए माना गया कि विभिन्न प्रदेशों के विकास में पाई जाने वाली विषमताएं दूर करना उतनी ज़रूरी हैं जितनी एक समाज के विभिन्न वर्गों में मिलने वाली ऊर्ध्वाधर विषमताएं। समाज के विभिन्न वर्गों में जो विषमताएं हैं ये समाज का छोटे स्तर का समुदाय है, ये बड़े स्तर का है, इसको ऊर्ध्वाधर विषमताएं बोलते हैं। तो क्षैतिज यानी कि क्षेत्रीय और ऊर्ध्वाधर विषमताएं यानी कि समाज के विभिन्न जो वर्ग हैं उनमें पाई जाने वाली विषमताएं, दोनों को दूर करना जरूरी है। चौथी योजना में पंचवर्षीय योजना में भारत में प्रादेशिक विकास की दृष्टि से एक मील की पत्थर मानी गई, क्योंकि इस समय राज्यों को अपने क्षेत्रों के विकास हेतु अधिक स्वतंत्रता दी जाने लगी थी। विकेंद्रीकृत विकास एवं नियोजन का एक नया युग शुरू हुआ। चौथी योजना से राज्यों में संतुलित विकास हेतु कुछ विशिष्ट क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किए गए, जो कि विशिष्ट क्षेत्रों अथवा विशिष्ट लक्षित समूहों पर केंद्रित है। विशिष्ट क्षेत्र जैसे पहाड़ी क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र, सूखा प्रभावित क्षेत्र, और विशिष्ट समूह है ना समूह हो गया जैसे किसी क्षेत्र में जनजाति लोग रहते हैं तो उनके विकास के लिए योजना बनाई जाना। सूखा प्रभावित क्षेत्र और ये सारे इसी वजह से इन सभी प्रादेशिक विकास के कार्यक्रमों के लाभ निम्न स्तर तक न पहुंच पाने के कारण विकासात्मक नियोजन का और अधिक विकेंद्रीकरण करने के लिए एवं पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए 1993 में संविधान संशोधन किया गया। लेकिन ये
प्रावधान किया गया, धीरे धीरे है ना इसका कोई प्रभाव धीरे धीरे पहुंचेगा। अभी इसका वास्तविक विकेंद्रीकरण शक्तियों का नहीं हो पाया है। वास्तविक शक्तियां ग्राम या नगर स्तर तक न पहुंच पाने और उपयुक्त मशीनरी स्थापित न हो पाने से स्थानीय समस्याओं का निराकरण तथा विकेंद्रीकृत नियोजन का सपना अभी पूरा नहीं हो पाया है पूरी तरह से। भारत में प्रादेशिक नियोजन में जो असफलता मिल रही है, जो इसमें कमियां हैं, विफलताएं हैं, उसके कारक क्या है? जो समृद्ध राज्य हैं वो अपने संसाधनों को गरीब राज्यों को स्थानांतरित करने में आनाकानी करते हैं। दूसरा, निर्धन राज्य भी केंद्र सरकार के माध्यम से प्राप्त संपन्न राज्यों के संसाधनों के प्रवाह पर बहुत अधिक आश्रित रहे हैं। वो अपने स्वयं के प्रयास उनके कम ही रहे हैं। तीसरा, प्रादेशिक विकास के अधिकांश उपाय विशेषकर सूखा प्रवृत्त पहाड़ी या जनजातीय क्षेत्रों तक सीमित रहे हैं। अन्य राज्यों के दूसरे पिछड़े क्षेत्रों को इनमें शामिल नहीं किया गया। ऐसे बहुत सारे पिछड़े हुए राज्य हैं जिनमें ये 3 कैटेगरी नहीं आए, तो उनका तो विकास की और ध्यान नहीं दिया जा सका। पिछड़े राज्यों में विशाल केंद्रीय परियोजनाओं से आर्थिक विकास का प्रसार नहीं हो पाया। जैसे बड़े बड़े केंद्र सरकार के लौह इस्पात संयंत्र लगाए गए, लेकिन उनका कोई लाभ स्थानीय लोगों को नहीं हुआ। अधिकांश जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर आश्रित है, जबकि हरित क्रांति का लाभ भी कुछ एक क्षेत्रों तक, कुछ एक एरिया के में ही देखा गया है। जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टा, इसमें ही इतना ही में इनका प्रभाव थोड़ा बहुत ही क्षेत्र में है। विशिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश हेतु केंद्रीय सब्सिडी कुछ एक जिलों तक ही सीमित रही है। सब्सिडी के रूप में दी गई राशि केवल पूंजीगत निवेश से जुड़ी रही है, न कि रोजगार से। पूंजी लगा दी, लेकिन उससे रोजगार सृजन की जो है ना वो उद्देश्य पूरे नहीं हो पाया। सरकार ने ऐसे छोटे या सूक्ष्म उद्योगों के पक्ष में कोई कदम नहीं उठाया जिनसे रोजगार वृद्धि हो या स्थानीय संसाधनों का विकास हो। राज्यों के द्वारा पर्याप्त आधारभूत ढांचा और वित्तीय प्रोत्साहन न दिए जाने के कारण प्रमुख केंद्रीय औद्योगिक संस्थानों के आसपास सहायक गौण एवं तृतीयक उद्योग विकसित नहीं हो पाए हैं। केंद्र सरकार ने जैसे लौह इस्पात संयंत्र लगा दिए, लेकिन उसके आसपास उसका तैयार माल उत्पन्न करने वाले, तैयार माल का प्रयोग करने वाले अन्य उद्योग या सहायक है ना, द्वितीयक तृतीयक उद्योग, कई तरह के उद्योग हैं जो वहाँ कोई भी उनका विकास नहीं हो पाया जिस अपेक्षा थी जैसी। इसलिए केंद्रीय परियोजनाओं का कोई विशेष प्रादेशिक विकास संबंधी प्रभाव नहीं पड़ा है। राज्य के भीतर भी विकास की विषमताओं का निराकरण नहीं हो पाया है। हालांकि ये राज्य सरकारों का दायित्व है, जिसके लिए स्थानीय नियोजन, विकेंद्रीकृत नियोजन को प्रमुख आधार बनाना जरूरी है, परंतु इसके लिए भी उपयुक्त ढांचा और वित्तीय शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं हो पाया है कि राज्य सरकारें अपने पिछड़े हुए जिलों को विकसित करने के लिए पर्याप्त ढांचा या वित्तीय शक्तियां उन जिलों को या निचले स्तरों तक नहीं दे पाई हैं अभी तक। फिर सभी राज्यों में अपने पिछड़े एवं विशिष्ट समस्या मूलक क्षेत्रों हेतु अलग से धन आवंटित नहीं किया गया है। अपने पिछड़े क्षेत्रों के लिए धन ही नहीं होता है। जो विकसित प्रदेश है उनमें ही धन लगाए रखते हैं विभिन्न राज्य, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा है ना रिटर्न आने की संभावना होती है। तो ये स्थितियाँ रही हैं। अब भविष्य में क्या विकास की संभावनाएं हम आंक सकते हैं? भारत में कृषि, खनिज, ऊर्जा संसाधनों के साथ साथ विकसित तकनीकी मानव संसाधन पर्याप्त मात्रा में है। पिछले 7-7.5 दशकों के विकास के कुछ लाभ भारत को प्राप्त हुए हैं और अर्थव्यवस्था में काफ़ी बदलाव भी हुआ है। तथापि इनके प्रभाव अर्थव्यवस्था के कुछ एक सेक्टरों तक, कुछ प्रखंडों तक, समाज के कुछ शक्ति संपन्न लोगों तक और देश के चयनित क्षेत्रों को तक ही सीमित रहे हैं। अतः आर्थिक विकास की प्रक्रिया को पुष्ट करना, इसको क्षेत्रीय और समाज में ऊर्ध्वाधर रूप से फैलाना देश के सामने एक बड़ी चुनौती है भविष्य की। ग्रामीण क्षेत्रों में
अर्थव्यवस्था अब भी वर्षा की अनियमितताओं पर आश्रित है। देश की ज़्यादातर जनसंख्या कृषि पे आधारित है और कृषि सीधे मानसून की अनियमितता से प्रभावित होती है। इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था अस्थिर और कमज़ोर बनी रहती है। उसका आधार वर्षा ही तो है, वर्षा न होने से। इसलिए देश की क्षेत्रीय एवं ऊर्ध्वाधर विषमताओं को दूर करने वाला गांव पर केंद्रित नियोजन करना पड़ेगा। गांव केंद्रित प्लानिंग करनी जरूरी है। प्रादेशिक स्तर पर एकीकृत विकास योजनाएं बनानी पड़ेंगी। अलग अलग प्रदेशों के एकीकृत योजनाएं कि अगर हिमालय प्रदेश कई राज्यों में व्याप्त है तो उनकी एकीकृत योजनाएं बनाएं। ऐसे ही है ना, संयुक्त योजना प्रादेशिक स्तर की बनानी आवश्यक है। इन योजनाओं में किसी क्षेत्र में उपलब्ध क्षमताएं, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु की दशाएं, वहाँ की लोगों की समाज की विशेषताएं आदि को ध्यान में रखना होगा। देश को वृहत स्तरीय संसाधन प्रदेशों में बांटा जाकर प्रत्येक प्रदेश के विकास हेतु आधारभूत जो करोड़ क्षेत्र हैं जिनका प्रयोग करके उस राज्य को विकसित किया जा सकता है, उनको पहचान करना होगी। पहचान करके उनको विकसित करना है। प्रदेशों को प्रादेशिक योजना के निर्माण क्रियान्वयन हेतु छोटे बड़े जो प्रदेश हैं उनको छोटे प्रदेशों में बांटना होगा। इसके लिए जिले को एक प्रभावी प्रशासनिक इकाई के रूप में चुना जा सकता है। एक जिले को सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के लिए जल ग्रहण क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। ये जल ग्रहण क्षेत्र नियोजन की सबसे छोटी इकाई होंगे क्योंकि भूमि तथा जल सर्वाधिक मूल्यवान संसाधन होते हैं जिनका सही प्रबंधन जल ग्रहण क्षेत्रों के संदर्भ में ही किया जा सकता है। तो भूमि और जल दोनों का विकास करेंगे तो ग्रामीण समाजों का विकास हो पाएगा। जल ग्रहण क्षेत्रों के अनुसार बनाई गई सूक्ष्म स्तरीय योजनाओं का क्रियान्वयन सहकारिता के आधार पर गांव के स्तर पर किया जाएगा। अतः सहकारिता को विकसित करना भी आवश्यक है ताकि है ना लोग अपने स्तर पर योजनाएं बनाएं और मिलकर काम करें विकास के लिए। अतः देश में संतुलित विकास हेतु 5 स्तरों वाली नियोजन व्यवस्था को बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन के लिए राष्ट्रीय योजना बनेगी। बड़े स्तर पर संसाधनों के नियोजन के लिए उप राष्ट्रीय योजना बनेगी जो राज्यों के स्तर पे होगी। एकीकृत प्रादेशिक नियोजन के लिए जिला स्तर की योजना बनेगी और सूक्ष्म स्तरीय परियोजनाओं के नियोजन के लिए जल ग्रहण क्षेत्र को चुना जाएगा और परियोजनाओं का अंतिम क्रियान्वयन गांव के स्तर पर किया जाएगा। विकास की नई रणनीति प्राकृतिक संसाधनों के दक्ष प्रबंधन द्वारा मिट्टी का कटाव, बाढ़, लवणीयता आदि समस्याओं का निराकरण कर सकेगी। यह नई उपागम या विधि निर्धनता निवारण, रोजगार निर्माण, घर, गांव, ब्लॉक या प्रादेशिक स्तर पर मूल्य संवर्धन द्वारा आय में वृद्धि और अवसंरचना यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, परिवहन आदि का विकास के करके मानव संसाधन विकास का उद्देश्य प्राप्त कर पाएगी। प्रादेशिक विषमताओं के निवारण हेतु कुछ अन्य उपाय भी किए जा सकते हैं। अभी तक जो उपाय किए गए ये किए हैं कि ये उपाय इनमें कमी थी कि वित्तीय रूप में किए गए। केंद्रीय सहायता को पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु विशिष्ट क्षेत्रों से जोड़ा जाना आवश्यक है। कुछ विशिष्ट कार्यक्रमों से जोड़ना चाहिए। विशिष्ट कार्यक्रमों के माध्यम से है ना उन सरकार के बजट को नीचे पहुंचाया जा सकता है। केवल पैसे आवंटित करने से विकास नहीं हो पाता है। अभी तक लागू किए गए इस वित्तीय उपागम के स्थान पर यथासंभव नियोजन उपागम को अपनाया जाना चाहिए। प्लानिंग ज़्यादा से ज़्यादा प्लानिंग की भूमिका, नियोजन की भूमिका, क्षेत्रीय प्रादेशिक नियोजन की भूमिका को बढ़ाना होगा। पिछड़े क्षेत्रों का सीमांकन करके उनकी क्षमताओं एवं संभावनाओं के अनुसार अलग अलग रणनीतियाँ बनाई जानी चाहिए। अब मरुस्थलीय प्रदेशों के विकास की रणनीति अलग होगी, पहाड़ी पर्वतीय प्रदेशों के विकास की रणनीति अलग होगी।
सूखा प्रभावित क्षेत्रों की अलग है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की अलग से योजना अलग प्रकार की बनानी होगी। कुछ पिछड़े क्षेत्र जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए काफ़ी बाधाएं आती हैं, इसलिए यहाँ कोई प्रोत्साहन को सफल नहीं बनाया जा सकता। ऐसे क्षेत्रों में कृषि, पशुपालन एवं स्थानीय हस्तकलाओं पर आधारित विकास की संभावनाएं खोजी जानी चाहिए। प्रदेश आधारित नियोजन एवं विकास हेतु प्रादेशिकरण आवश्यक है, इसलिए बड़े, मध्यम या सूक्ष्म नियोजन प्रदेश बनाने होंगे। विभिन्न राज्यों में अर्थव्यवस्था के एकीकृत विकास हेतु राज्यों की सीमाओं से परे प्रादेशिक नियोजन के उपायों को अपनाया जाना चाहिए, ताकि एक समान संसाधन संपन्न राज्यों हेतु एकीकृत एवं तर्कसंगत विकास योजनाएं या कार्यक्रम का निर्माण किया जा सके। जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्र आसपास के 2-3 राज्यों में है तो उनकी एकीकृत योजना बनानी होगी। ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों का विकास के लिए या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए जो योजना बनेगी, उसमें नदी तो कई राज्यों से होकर गुजरती है, तो उसका एकीकृत योजना प्रारूप का निर्माण करना जरूरी है।